गांव सरकार की एक कड़ी में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। अब इस आप जानते हैं कि ये जो कड़ी चल रही है इसमें गांव की हत्या के बारे में भी बात हो रही है और इस गांव की हत्या का मैंने एक अलग से संख्या दिया है और उस संदर्भ को ले तो ये गांव हत्या की ये 5वीं कड़ी है जिसमें कि आज बातचीत होगी। देखिए, गांव की हत्या का बारे में मेरा जो कड़ी शुरू करने की ज़रूरत पड़ी वो ये था कि गांव के जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और चूँकि प्राकृतिक संसाधन ख़त्म हो रहे हैं तो गांव का मतलब ही है कि प्राकृतिक संसाधन के जो बहुत सारे मैंने चर्चा की है कि कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं, तो उन प्राकृतिक संसाधनों से ही गांव का एक तरह से निर्माण हुआ है। उसी के आधार पर गांव की जीवन की पूरी पद्धति या वहाँ जो लोग रहते हैं गांव वाले, उससे उनका जीवन का निर्वाह होता है। तो अगर वो गांव की जो प्राकृतिक संसाधन है अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए तो फिर तो गांव के रहने का मतलब ही नहीं और गांव बचेगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस तरह से प्राकृतिक संसाधन एक के बाद एक ख़त्म किए जा रहे हैं उससे गांव की हत्या की जा रही है और एक समय आएगा कि गांव एकदम से मर जाएंगे। हाँ, ये मैं कहता ज़रूर हूँ कि बस्ती रहेगी, सिर्फ लोग रहेंगे और वो लोगों की ज़िंदगी, उनका एक नया नाम ही मैंने दिया है और वो लोग एक शहर पूछ बन के रह जाएंगे। शहर पूछ के बारे में भी मैंने क्या शहर पूछ है इसके बारे में आपको विस्तार से बताया है। तो आज जिस विषय को गांव प्राकृतिक संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे, इसके पहले मैंने प्राकृतिक संसाधन के लिए चर्चा की थी, उसमें भूमि था, जल था, वृक्ष था और आज हम पशुओं के बारे में चर्चा करेंगे कि गांव में जो पशु रहते हैं या जानवर कहिए जो भी, उनके बारे में आप चर्चा करेंगे। और पशु भी एक तरह से प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्यों है? इसलिए प्रकृति के द्वारा बनाई गई सारी चीज़ें प्राकृतिक संसाधन है। किसी पशु या जानवर को मनुष्य तो बना नहीं सकता, तो इसलिए मनुष्य के चूँकि वो बना नहीं सकता तो इसलिए वो एक प्रकृति द्वारा बनाई हुई चीज़ है और वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है। इसलिए हमने कहा कि पशुओं के प्राकृतिक संसाधन पर आज चर्चा करेंगे और पशु किस तरह से गांव के जीवन के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, कि उनकी क्या उपयोगिता है और क्या क्या पशु के बिना मनुष्य का जीवन संभव है या नहीं, इन तमाम बातों पर आज चर्चा होगी। तो पहले तो पशुओं के आप जान लीजिए कि पशु जो हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है उनसे आपको गांव के लोगों को क्या क्या मिल सकता है, पहले जानिए ना, तभी तो आप लगेगा कि ये बात तय हो गई कि एक प्राकृतिक संसाधन है और इस प्राकृतिक संसाधन से क्या क्या मिल सकता है उसको मैं थोड़ा सा क्या इसका उपयोग है इसे मैं बताऊँ। जैसे मैंने वृक्षों से बताया कि किस तरह से उपयोगी है, उसी तरह से पशु आपके जीवन में, मनुष्य के जीवन में किस तरह से, या जानवर कहिए कि किस तरह से आपके जीवन में उपयोगी है। देखिए, एक तो पशुओं से निश्चित रूप से आप जानते हैं, ये सभी जानते हैं कि खाद्य पदार्थ मिलता है। जैसे उनके दूध है, मुख्य रूप से दूध, जैसे गाय, भैंस, भेड़ और ऊँट, सभी करीब जो जितने भी जानवर हैं जिनका स्तन है वो दूध देते हैं और उनका दूध किसी न किसी रूप से बहुत ही उपयोगी है। बकरी और भेड़ और ऊँट, गधे, सारे इनके सबके दूध बहुत ही उपयोगी हैं। समझ लीजिए कोई ऐसा गाय नहीं है जिसके स्तन है और दूध देता हो तो उसका उपयोग ना हो, किसी न किसी रूप में बहुत ही अत्यंत ही वो उपयोगी है। और इस पर ज़्यादा हमें विस्तार नहीं करना, आप सभी यहाँ जानते हैं। और इस पर खूब लगातार इस पर हमारे कोई नया रिसर्च जो होती है पहले से ही लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इस पर तमाम अध्ययन कर रखा है। दूसरा है कि पशुओं का, देखिए पशुओं का मांस से लेके उनका मल, मूत्र, मांस, हड्डी, ये सब उपयोगी, सब ये किसी न किसी काम में आते हैं। और चमड़ा सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि बहुत सारे जानवरों का चमड़ा कितना उपयोग में लाया जाता है और मांस तो बहुत जानवरों का खाया जाता है। पूरी दुनिया के लोग जानवरों के मांस से ही करीब 90%, दुनिया के 90 क्या है, मेरा कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी जानवरों के मांस से उनका जीवन निर्वाह होता है। अब पशुओं के और गाय का ये मूत्र का कोई सवाल नहीं है। इसके अलावा एक हर जानवरों के साथ एक लोगों का एक आपस का एक जो रिश्ता है, जो संबंध है स्थापित है, उस रिश्ते और संबंध से क्या क्या लाभ हो सकते हैं
ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो एक भावनात्मक रिश्ता है। एक तरह से उनके साथ ये एक ऐसा संबंध है कि और उस भावनात्मक रिश्ते से मनुष्य के जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। फिर ये पशु जो है जलवायु के नियंत्रण में काम आते हैं, उपयोगी हैं। फिर ये जो प्राकृतिक संतुलन जीवन में, मनुष्य के जीवन में, प्रकृति के जीवन में और जमीन के वो जीवन में या वृक्ष के जीवन में एक संतुलन प्रकृति ने रखा है, उसमें भी जानवरों की बहुत ही बड़ी उपयोगिता है। इसकी भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। अब तमाम ऐसे हैं ये, अगर पशुओं को जैसे मुख्य रूप से दो पशु हैं। एक तरह से जो आप जिनको पालते हैं वो एक जंगली पशु है, लेकिन जंगली पशु की महत्ता है, और जो आप जिन पशुओं को पालते हैं उनकी महत्ता है। इसके अलावा तमाम जीव जंतु, कीड़े मकोड़े जो भी प्रकृति ने बना रखे हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, और ये प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। और जिस तरह एक बात बताऊँ आपको, जैसे मनुष्य, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसका जीवन व्यर्थ है। प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि हर मनुष्य की इस धरती पर जो आता है उसकी कोई न कोई उपयोगिता है, और उस उपयोगिता के हिसाब से वो अपना जीवन निर्वाह करके, अपना कर्तव्य करके चला जाता है। उसी तरह से जितने भी ये प्रकृति में ने बनाए हैं ये जीव जंतु, जानवर, पशु, ये सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, और अपनी अपनी उपयोगिता वो पूरा करके चले जाते हैं। ये लोग, ये जो अवधारणा बन रही है कि ये व्यर्थ, कि ये सब व्यर्थ के जीव जंतु, कीट और सब व्यर्थ हैं, ये अवधारणा से पता नहीं ये कैसे बना। ये मुख्य रूप से जब अंग्रेज जब देश में, भारत में आए, तो उन्होंने एक नए नए ढंग का अपना जो इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण का ज्ञान लेके आए थे, वो इन्होंने भारत में फैलाना शुरू किया, और ये बताने लगे कि बहुत सारे जो पशु हैं, जानवर हैं, जीव जंतु हैं, बेकार हैं, इनको मार देना चाहिए। और वही अभी तक आज देश की आज़ादी के बाद भी वही प्रवृत्ति और वही सोच लोगों की बनी हुई है। इसलिए और ये सोच सबसे बड़ी खतरनाक बात थी कि शहरों तक रहती तो थी, अब ये सोच गांव तक पहुंच गई है कि ये बहुत सारे पशु और जीव और जंतु बेकार हैं, इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। और ये गांव के जाने से, ये जाने से एक बड़ा खतरनाक स्थिति पहुंच गया है। आप ये जानिए कि पशुओं के बिना मनुष्य का जीवन है नहीं कोई मतलब का। अगर पशु नहीं है तो मनुष्य भी नहीं रहेगा, ये जानिए। पशु नहीं बचेंगे तो मनुष्य भी नहीं बचेगा। ये वक्त की बात है कि कितना दिन वो जिंदगी उसकी रह पाती है। तो लेकिन गांव में लोगों ने इस बात को बहुत पहले बहुत गहराई समझते थे, लेकिन अब सबसे आश्चर्य की बात है कि गांव में, शहरों में तो थोड़ी बहुत समझ में आ भी रही है, लेकिन गांव के लोग बड़ी तेजी से इस पशुओं के और मनुष्य के जीवन के संबंधों को भूलते जा रहे हैं। ये किस खतरनाक मोड़ तक पहुंचेगा, एक तरह से मनुष्य को तो गाँव का तो नाश ही कर देगा ये जान। और वो धीरे धीरे दिख भी रहा है कि किस तरह से गाँव का नाश हो रहा है। उसके अलावा पशुओं का के जो मैंने कहा मल मूत्र तो वही है, उनके जो खा के वो बीज पैदा करते हैं, बहुत सारे बीज खाते हैं, और वो जगह जगह जब फैलाते हैं तो उससे एक तमाम खाद पैदा होते हैं। वो वृक्ष उससे उगते हैं, पेड़ उगते हैं, और खाद के रूप में तो उपयोगिता के बारे में कहना ही क्या है। तो ये आपको वृक्षों के बारे में, ये पशुओं के बारे में जो आप उनकी उपयोगिता के आप समझे। मैं कुछ आज एक आपको ऐसी बात बताऊंगा, बहुत सारे पशुओं की चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि सारे पशु मैंने जैसे कहा किसी न किसी ढंग से उपयोगी हैं। एक बहुत बड़ा हमारे भारत की परंपरा में पशुओं के बारे में तो प्रत्येक रूप से उनको देवी देवता के समकक्ष भी रखा गया। जैसे नंदी को रखा गया बैल, शंकर भगवान की सवारी, और गणेश जी की सवारी को रखा गया चूहा, लक्ष्मी जी देवी दुर्गा की सवारी को रखा गया शेर, और किसी न किसी कुत्ते को माना गया कि भैरव जी के देवता हैं। सांप को माना गया कि नागलोक से आए हैं सांप, और वो सब देवता हैं, वो भी देवता हैं। तो ये शेषनाग हैं। तो तमाम उल्लुओं को माना गया कि लक्ष्मी जी की सवारी है। तो ये देखिए किस तरह से जानवरों के महत्व को प्रतीक के रूप में हमारे मन में एक बैठाया गया, ताकि हम उनके महत्व को समझें। क्योंकि जब उनको प्रतीक रूप में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उल्लू का क्या महत्व है, चमगादड़ का महत्व। अब ये बताइए, जैसे चमगादड़ है, चमगादड़ का एक उदाहरण दे रहा हूँ खाली आपके समझने के लिए कि क्यों ऐसा। चमगादड़ जो है हजारों रोज हजारों कीट ऐसे कीटों का नाश करती है जो कि पशु का नुकसान करती है। अब आप कहेंगे चमगादड़ के क्या ही
ये तो फालतू है, लटका रहता है पेट से, कोई महत्व नहीं है। ये बात आपके मन में जिस तरह से लोगों ने ये जो मैंने कहा ना कि अंग्रेजों के बाद जो लोग ज्ञान लेके आए और भारतीय ज्ञान को बिल्कुल हर ज्ञान को नकारते हुए आगे बढ़ने लगे, ये सब उसकी देन है। और वो देन से आपको आपके अस्तित्व को मिटा दिया। अब जैसे मैंने कहा कि आज गांव जो है इतना, ये जो गांव जो दुनिया भारत के कृषि प्रधान देश था, गांव इस पूरे देश को संपन्न बनाया हुआ था, अथाह संपत्ति जिसने पैदा की थी, वो गांव को अब वहाँ के रहने वाले अब सरकारी भोजन पर, सरकारी सुविधा पर, सरकारी रुपये पर, नेता 2000 रुपया देंगे, 1000 रुपया देंगे, इस लालच पर अब जिंदा गाँव रह गए। तो ये कितना एक आप सोचिए कि ये कितना दुखद अध्याय भारत का शुरू हो गया है, जहाँ की खजाना है। अब ये जैसे पशु है ना, जैसे मैंने ये उपयोग था, इसके अलावा ये हर पशुओं का एक बहुत बड़ा एक व्यावसायिक लाभ है। हर पशु आपको कुछ न कुछ उसका जब तक रहेगा वो आपको उसका लाभ देगा, और जब तक वो मरने के बाद भी वो उसका व्यापार करके आय कर सकते हैं। और सभी पशु आपको जब तक वो जिंदा रहते कुछ न कुछ आपको आय कराते रहते हैं। लेकिन अब आप उनके उपयोगिता को ढंग से समझेंगे नहीं, उनके रख रखाव को समझेंगे नहीं। और एक ज़माना था कि जैसे घोड़ा है, घोड़ा तो तमाम लोगों की जीविकापार्जन का काम करता था, तमाम लोगों की जीविकापार्जन उससे चलती थी। आज भी राजस्थान वगैरह में जाइए तो ऊँट से ही सारे काम उन लोगों के होते रहते हैं। तो ये जीविका आपके ज़िंदगी को जो आप जो कृषि से करते थे, जल से करते थे, ये जो करते थे, इसके अलावा तमाम ये जितने जानवर हैं आपके ये जो आय आपकी होती थी, उसके अलावा इस आय को आपको जोड़ने का काम करते थे। और चाहे वो आप ये जानवर कोई जल में हो, आकाश में हो, आप पक्षियाँ हैं, मान लीजिए पक्षियाँ हैं, आकाश में हैं, जल में हैं, धरती में है, धरती के नीचे भी है। तो ये तमाम किसी न किसी पानी में, नदियों में जो मछलियाँ हैं, ये सब जीव जंतु मिलकर आपके एक बहुत आर्थिक रूप से आपको संपन्न बनाने में लगे रहते हैं कि आप उनका उपयोग करिए और संपन्न बनिए। लेकिन इन चीज़ों को आप भूल के 1000 रुपये की सरकार जो मुफ्त देती है उनके पीछे आप लगे रहते हैं कि जिस तरह महीने में 1000 रुपये हमको मिल जाए, लेकिन जो खजाना है आपके इर्द गिर्द उन पर आपकी नज़र नहीं जाती। तो ये आपको मैंने बताया कि ये पशु किस तरह से उपयोगी हैं। आज मैं देखिए बहुत सारे मैं विस्तार से बनाऊँ तो महीनों आपके खाली पशुओं के लाभ के बारे में आपको बताना की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन हम आज केवल एक गाय की चर्चा करें, और गाय की चर्चा ये कर रहे हैं कि गाय जो है अब दुनिया में किस तरह से, जिसको भारत गौ माता कहता है, आज दुनिया में उसका प्रभाव कितनी तेजी से बढ़ गया। आप ये जान के आश्चर्य, और जिसको कि आप बिल्कुल भूल चुके हैं। अब गौ माता भारत में जिन गाँव में पहले कोई ऐसा घर नहीं होता था जिसमें कि गौ माता नहीं रहती थी और गौ की सेवा नहीं की जाती, कोई घर नहीं होता, एक भी घर नहीं। और खास करके संपन्न लोगों के घरों में तो पूरे जानवर, जो पैसे वाले थे, धनवान लोग थे, उनके यहाँ कई गाय, भैंस और तमाम बैल वगैरह सब रहते थे। आज आश्चर्यजनक ये स्थिति ये है कि जब से ये ट्रैक्टर और ये चीज़ें आई, तब से ये स्थिति पैदा हुई कि संपन्न लोगों के यहाँ तो जानवर गायब है। अब कोई संपन्न व्यक्ति गाय को या पशुओं को नहीं रखता है और वो ट्रैक्टर से अपना सब काम करते हैं। हम ऐसे संपन्न लोगों की मूर्खता पर दया आती है। ये संपन्न कहने को तो पैसे से संपन्न हो गए, लेकिन इनके जैसा कोई मूर्ख भी अब आपको गांव में नहीं मिलेगा जो कि सब पैसे से आंक रहे हैं इन पशुओं के उपयोगिता को। ये सब मूर्खी है। और कुछ में धीरे धीरे देखिए वो शहर में, वो गांव से छोड़ देंगे, गांव में शहर में आ जाएंगे, और उसमें से 90% दिखेगा किसी न किसी, कोई कैंसर के बीमार हुए, कोई अवसाद, किसी डिप्रेशन के बीमार रहेंगे, किसी किडनी की बीमारी होगी, किसी, ये सारे जो संपन्न लोग हैं ये सब मरने वाले हैं उसी से, क्योंकि उन्होंने पशुओं के साथ जो लाभ मिलने वाला उसको छोड़ दिया। तो अब वो पशुओं का लाभ मिल नहीं रहा है। अब वो पैसे के साथ से वो है तो पैसे की ताकत से जो भी कोई बीमारी हो डॉक्टर के, और डॉक्टर तो एलोपैथिक उस बीमारी को तत्काल ठीक करता है। 10 बीमारी आपको, जैसे उस बीमारी से आप ठीक करेंगे 10 बीमारी दे के चला जाए। तो एक बार इस डॉक्टर के जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है हमारे यहाँ, एक बार आप उसके जाल में फंसे तो जीवन भर आपको बीमारी से होगा,
पैसा रहेगा लेकिन जिंदगी भर बीमारी ढोते 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 दिन रात समय काटते काटते पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। इसके पहले जब गांव में संपन्न लोग रहते थे कितने खुश रहते थे, कितने स्वस्थ रहते थे, कहीं न कहीं दूर बीमारी नहीं, और उनका शरीर में चमकता था, चेहरा चमकता था, चिंतन अच्छी करते थे, नई नई बातें सोचते थे, और अपने भी सोचते थे और गांव के लोगों को और आसपास के लोगों को भी उसका फायदा पहुंचाते थे। अब ये किसी लायक रह नहीं गए, सिवाय आज का पैसा, और आगे शहर में डॉक्टरों को और नेताओं को, दलालों को उसे अपना खर्च करके पैसे की वृद्धि में लगे हुए। तो ये मैं आपको गाय के बारे में जब मैं केवल बताऊंगा कि गाय का उपयोगिता किस तरह से बढ़ी है। पहला तो समझ लीजिए कि गाय को माता है, और गाय को क्या कहा गया है कि गाय को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु मतलब सारी इच्छाओं की पूर्ति की है। हमारी जो भारत की जो परंपरा है उसमें गाय में कहा कि 33 कोटि देवता रहते हैं। 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता रहते हैं। ये 33 करोड़ नहीं जो लोग ये प्रचार करते रहते हैं कुछ मूर्ख लोग कि 33 करोड़ देवता भारत में पैदा हुए। तो 33 प्रकार के मतलब 33 जल है, वायु है, ये सारे ये एक देवताओं की कोटि है। कोटि मतलब जो जीवन में जो आपको खुश रखने के लिए, संपन्न बनाने के लिए, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो 33 कोटि जो है वो आपके गाय में पाई जाती है। ये देखिए मतलब कम से कम 33 देवता है, मतलब 33 गुण के तो गाय में है ही, तो आप मान लीजिए कि 33 गुण के, इसीलिए उसको गाय माता कहा गया। अकेले गाय ही एक दुनिया की ऐसी जानवर है, पशु है जो कि आपके पूरा का पूरा पोषण कर सकती है। आपके पास गाय हो तो हम ये जान लीजिए कि आप जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं, ये जान लीजिए। सिर्फ गाय है और गाय का दूध आप पीते रहते हैं तो कम से कम आप बिल्कुल निश्चिंत मान लीजिए कि आपको मरेंगे नहीं, आप स्वस्थ रूप से जिंदगी निर्वाह करेंगे। अलग बात है कि और चीज़ें आप खाएंगे पिएंगे तो अलग बात है, लेकिन गाय कम से कम आपको मरने देने, सिर्फ एक गाय आपको पूरा का पूरा पोषण जीवन भर आपको देती रहेगी, इसलिए गाय का महत्व है। और आज अब इस गाय के महत्व को जो उसका जो स्वास्थ्य दवा, जैसे मैंने कहा कि कम से कम 20 बीमारी उस गाय के दूध से, 20 नहीं मतलब 33 कोटि का मतलब 33 गुण है, तो आप समझ लीजिए कि इस तरह से 50 बीमारी कह सकते हैं। मैंने आंकड़ा नहीं है, लेकिन गाय के दूध से आप कम से 50 कितने बीमारी को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन कम से बच्चे माँ के जब भी घर में बच्चा आता है तब से लेकर दूध का सेवन शुरू करते हैं, तो बच्चा जब पैदा होता है तो गाय का दूध, और उसके बाद जीवन पर्यंत आपको कहीं न कहीं गाय का दूध आपके, अगर आप पीते हैं स्वस्थ तो स्वस्थ रहेंगे, शुद्ध गाय का दूध आप पाना करते हैं। और गाँव का भी अलग अलग देसी गाय है, कुछ ऐसी काली गाय है, लाल गाय हैं, और इन गाय को अलग अलग तरीका, कुछ गाय ऐसी हैं जिनके उनके दूध में सोने का भस्म भी मिला गया है। गुजरात में ऐसी ऐसी गाय हैं जो कि बहुत महंगी महंगी गाय हैं। तो ये तमाम ऐसी गाय हैं जिनके ऊपर अब मैं इसकी एक नई चीज़ गाय का जो शुरुआत हुई है वो है कि ये काऊ कडलिंग थेरेपी शुरू हुई। कडलिंग थेरेपी का मतलब ये है कि आप आलिंगन करिए, गले लगाइए, चाहे हगिंग करिए, जैसे हग करने का मतलब होता है गले लगाइए। तो ये जो कडलिंग थेरेपी है ये एक शुरुआत हुई है। अब भारत के लोगों ने सुन लो, आपके यहाँ गौ सेवा को जो इतना माता कहा गया है, इतना महत्व दिया गया है, इतनी हर जीवन के साथ आपके मतलब बिना गाय के आपके गांव में आपके जीवन का कोई मतलब ही नहीं बताया गया है। यहाँ तक कि जब आदमी कोई मरता है तो उसको भी गाय का वो कहा गया कि बैतरणी पार करेंगे, गाय का दान करेंगे। मतलब पैदा होने से लेके मरने तक जिस गाय की महत्ता को दिखाया गया, उसी भारत के गांव में अब गाय आपको इक्के दुक्के 4 गरीबों लोगों को मिल जाएगी। धनी लोगों का तो गाय का मतलब ही नहीं है, वो लोग तो अब पैकेट का दूध और यहाँ कहाँ से अपना गाय मतलब दूध पियेंगे, सेवा भी करेंगे। तो हगलिंग तो करेंगे से कडलिंग तो करेंगे नहीं, तो दूध का पैकेट आएगा, चाय में पड़ेगा, उसका चाय पी लेंगे। लेकिन हगलिंग का अगर महत्व रहता है तो वो हगलिंग का, ये कडलिंग मतलब गले लगाने का, तब न उस गाय का आपको लाभ बताते हैं। तो ये जो कडलिंग काऊ है, तो गाय को गले लगाने का एक बहुत बड़े स्तर पर इसका
प्रोफेशनल ढंग से इसकी थेरेपी का विकास किया गया। और इस थेरेपी के विकास में देखिए नीदरलैंड तो विदेशी देश है, विदेश में यूरोप का देश है। नीदरलैंड में अब ये बहुत विकसित हो चुका है। वहाँ लोगों ने गाय अपने फॉर्म बनाए हैं, जगह जगह अपने फॉर्म बनाए हैं और वहाँ गाय को रखे हैं। तो वो जाते हैं फॉर्म में हफ्ते में 1 बार 2 बार, और वहाँ 3 घंटा 4 घंटा रख के गाय को गले लगाते हैं। और उससे उनको ये बताया गया है कि गाय लगाएंगे तो इससे एक डिप्रेशन दूर होगा, हार्ट बीट ठीक होगा, ब्लड प्रेशर ठीक होगा, और बहुत सारे और जो शरीर के में असंतुलन ठीक है वो आपका ठीक होगा। ये है अमेरिका में। अब अमेरिका जैसे देश में अब ये शुरुआत की गई है 2000 से, और अमेरिका में बड़ी तेज़ी से इसका विस्तार हो रहा है, बड़ी तेज़ी से। जगह जगह गाय को फॉर्म ये शुरू कर रहे हैं, जिसमें गाय को भी रखा गया और भी जानवर, जैसे उन्होंने खरगोश भी रखा है, बत्तख को रखा है, मुर्गे को रखा है। लेकिन मुख्य रूप से अब वहाँ इस तरह का फॉर्म बनाया जा रहा है, ये एनिमल फॉर्म, जिसमें कि आपको दवाई के लिए और थेरेपी के लिए उनको आपको बुलाया जा रहा है। और तमाम लोगों ने इसको, जैसे डॉक्टरी प्रोफेशन एक प्रोफेशन है, नेचुरोपैथी का प्रोफेशन है, उसी तरह ये चिकित्सीय प्रोफेशन ये बन गया है गाय के गले लगा के विकास में। अब ये कहा गया, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि मनुष्य के और गाय में जो अंतर यह है कि गाय का जो हार्ट बीट वो बहुत स्लो होता है, और मनुष्य के हार्ट बीट के मुकाबले में हमारा हार्ट बीट जो है उसके मुकाबले में उनका हार्ट बीट, मतलब दिल का जो धड़कन कम होता है। तो उनकी जो धड़कन कम होती है, अच्छा उनका टेम्परेचर अधिक होता है, उनके शरीर का टेम्परेचर भी मनुष्य के शरीर के देखिए धड़कन कम, लेकिन शरीर का तापमान अधिक, शरीर का तापमान अधिक होता है। तो और उनका शरीर लंबा चौड़ा होता है, तो आपके शरीर से लंबा चौड़ा होता है। तो जैसे ही आप गाय को गले लगाते हैं, ये वैज्ञानिक शोध से प्रमाणित है, वो बात मैं बता रहा हूँ। तो जब लोग गाय को गले लगाते हैं, या बहुत सारे जानवर हैं ऐसे जिनको गले लगाते हैं, तो क्या होता है कि वो एक अजीब सी एक खुशी आपको महसूस होती है। कहा यह गया कि 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। अब वो हार्मोन्स का मैं आपको नाम बता दूँ। वो 2 हार्मोन्स हैं। देखिए, एक है सेरोटोनिन और दूसरा इंडोर्फिन्स। सेरोटोनिन और इंडोर्फिन्स, ये जो 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये आपको खुश रखते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक करते हैं और हार्ट बीट दूर करते हैं। ये है। तो ये वैज्ञानिक रूप से, तो आपको बताइए, अब ये जो चीज़ है, ये इसका लाभ आपको वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, लेकिन अपने और हमारे देश ने इसीलिए उसको गौ माता कहा है। आप गौ माता को भूल गए, आप कामधेनु को भूल गए। लेकिन अब यह है, मैं जानता हूँ कि हमारे देश में तो एक प्रवृत्ति आ गई है कि जब विदेशों में कोई चीज़ अब चलन होगी, तब भारत में उसको आके फिर बड़े बड़े लोग, जो गरीब लोग हैं, वो तो नहीं करेंगे। वो तो सोचते हैं कि सोचते हैं कि जब बड़े लोग जब वो करेंगे तब उनकी नकल करके। गरीबों की स्थिति यही है कि वो जो बड़े लोग उनके गांव में, चाहे उनके क्षेत्र में, जब बड़े लोग गलत काम करें तो गलत काम करेंगे, जब अच्छा काम करें तो उनको देख के अच्छा काम करेंगे। तो जब विदेश, क्योंकि अमेरिका में हो रहा है, तो अब यहाँ के लोग भी, बड़े बड़े लोग यहाँ इसी तरह से एनिमल फॉर्म बनाएंगे और वहाँ जाके यही गाय को गले लगाने का कार्यक्रम करेंगे, तो उनका पैसा है। तो अब जब वो प्रचार करेंगे तो गरीब लोग फिर जिन गायों को रखे हैं, जिनको गले उनके घर पे भी है लेकिन गले नहीं लगाएंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो उसको देखा देखी सेवा करेंगे। ये भारतीयों की मानसिकता है। इसका कारण है कि 1000 साल तक तो गुलाम रहे भारतीय, तो अभी गुलाम है। और नेता फेता जो आए हैं वो भारत इन लोगों को और गुलाम बनाते हैं, उनको और सिखाते हैं कि तुम गुलाम बने रहो, तुम हमारे नेता के आश्रित बने रहो, उनके टुकड़े पे पलो, उनके कहने पर पलो, उनके पीछे पीछे चलो, तो वो और उनको गुलामी प्रवृत्ति उनके अंदर डालते रहते हैं। तो उसमें सोने में सुहागा और होता रहता है। इस भारत की नेतागिरी तो गाँव के लोगों को नष्ट करने के लिए ही नेतागिरी चल रही है। गाँव नष्ट हो जाए, सब उनके पीछे लघु बन जाए और उनके आश्रित हो जाए, और अपना व्यक्तित्व खत्म करना है, और इनके पीछे 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 अपनी ज़िंदगी निर्वाह करना, और गुलामी की तरह से नए ढंग की गुलामी आ रही है। जैसे अंग्रेजों की गुलामी थी, उस तरह से इनकी नए ढंग की गुलामी, नेताओं की गुलामी, अफसरों की गुलामी करते रहे, वो ज़मीन का जीवन खत्म हो जाए। तो ये जो तरीका है, ये नए ढंग का ये तरीका जो
अब ये बताओ आपके, देखिए और तो नहीं है, मैं गाय को, ये तो जो हमारी जो परंपरा है उसमें तो ज्योतिष के में भी गाय, जो को 9 ग्रहों की शांति के लिए गाय से 9 ग्रह की शांति हो जाती है। अब ये सब अध्ययन है, लोगों ने हजारों साल का अध्ययन है, वो अध्ययन बेकार का तो है नहीं। आप नहीं जानते, जैसे बार बार मैं कहता हूँ कि चूंकि आप जिस चीज़ को नहीं जानते समझते तो बेकार है, और हजारों साल से जिस चीज़ को अध्ययन करके लोग प्रमाणित करते आ रहे हैं वो भी आपको नज़र एक मिनट में कहें अरे ये सब फालतू है, इसका कोई फायदा तो नहीं, इससे कुछ होता तो नहीं। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हमारे शास्त्रों में, हमारे परंपराओं में प्रतीक के रूप में है, वो इसलिए हैं कि ताकि उसको हम अक्षुण्ण रख सकें। आम आदमी उसके ज्ञान को अध्ययन करके नहीं जानेगा, तो इसलिए उसको प्रतीक रूप में बता दिया गया। अध्ययन तो विद्वानों के लिए, समझदारों के लिए, तो उनको प्रतीक रूप में बहुत सारी चीज़ें डाल दी गई। ये प्रतीक रूप में ताकि वो चीज़ें रहें, और जब वो किसी इसके बारे में किसी विद्वान से पूछें तो उसकी व्याख्या वो अच्छे ढंग से करके उनको समझा दें और कहेंगे आप इसको पालन करिए। ये सारी चीज़ें को आप जो प्रतीक है उसको आप बिल्कुल नकार देते हैं, अरे ये तो कुछ नहीं है। और क्यों कि किसी विदेशी किताब में, किसी अंग्रेजी किताब में नहीं लिखी हुई। अब जब गायों के बारे में जब अमेरिका में फार्म खुल रहे हैं, तब आप देखिएगा कि आप 10 साल में देखिएगा कि कोई जितने बड़े बड़े लोग अपने को सोकार्ड नेता, सोकार्ड बड़े अफसर, सोकार्ड पूंजीपति, सोकार्ड विद्वान, सोकार्ड इंटेलेक्चुअल, सोकार्ड जज, सोकार्ड प्रोफेसर, ये देखिएगा ये लोग भी खेत खरीद करके, जैसे कुछ दिनों पहले आपको याद है, मुझे ध्यान है, कुछ दिन में फूलों का फैशन चला था। तो जितने नेता थे, जितने बड़े अफसर थे, जितने ठेकेदार थे, जितने बिजनेसमैन थे, जितने दलाल टाइप के लोग थे, जितने ये सब ने फार्म लेके और फूलों की खेती करना शुरू की। और फूलों से अब वो फूलों की खेती चली गया, पैसे के कमाई था, नंबर 2 की सबकी कमाई थी, खेती फूलों की, और उससे फिर वो धंधा बंद हो गया। अब कम हो गया, अब लोगों ने समझ लिया इन लोगों को कि ये जब खाली धंधेबाजी वाला का। उसी तरह से अब चूँकि अब इनको तो बता दिया गया कि गाय का तो किसी को फुर्सत तो होगा नहीं कि जाके गांव में ये फार्म पर गाय को गले लगाए, लेकिन अब दिखाने के लिए कि हम भी देखे अमेरिकन थेरेपी को जो गाँव की है, कडलिंग ऑफ एनिमल्स का देखिए थेरेपी कर रहे हैं, बड़ा फ़ायदा हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारे सभ्यता में, संस्कृति में, परंपरा में, हमारे जीवन में इन सारी चीज़ों की एक एक चीज़ की व्याख्या कर दी गई है, समझा दिया गया है, वो चीज़ को हम छोड़ते रह रहे हैं। आप गाय का उपयोगिता, आप जैसे मैंने तमाम बता दिया कि कितनी उपयोगिता है, ये बता दिया कि उसके व्यावसायिक उपयोगिता है, ये बता दिया कि मैंने उसके आपके जीवन में स्वास्थ्य के लिए उसकी कितना उपयोगिता है। तो इसलिए केवल देखिए ये जो गाय खत्म हो रही है इसलिए कि आपने समझा कि ये तो केवल ट्रैक्टर आ गया, मशीन से जो काम पशु करते थे अब वो ट्रैक्टर से हो जाएगा, इसलिए मेरा काम है। तो भाई ट्रैक्टर आ जाने से सिर्फ उसकी एक काम से वो आप नहीं करिए कि उससे जो भार उस सामान ढोने का काम खत्म हो गया, जोतने का काम खत्म हो गया, ये 2-4 चीज़ें तो खत्म हुई, लेकिन जो मनुष्य के जीवन के साथ इन गायों का या पशुओं का संबंध है वो तो बरकरार है। वो तो बिल्कुल आपका, ये तो आपके जीवन में जो 5-10% का काम था यही जो उनसे लेते थे, ये ट्रैक्टर कर रहा है या मशीनें कर रही हैं, 90% तो आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। 50 बीमारियों का दवा वो ट्रैक्टर दे देगा क्या? 50 बीमारियों का दवा वो आपका वो मशीन दे देगा क्या? वो कौन सा दवा देगा? तो ये जो जीवन के साथ, उससे महत्व को समझिए कि ये जो हमारे यहाँ पशु है वो मनुष्य के जीवन से और खास करके ग्रामीण लोगों के जीवन से है। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय की खाद, गाय का, ये आपके जीवन को कितना महत्वपूर्ण है। आप चाहे पेड़ के लिए हो, चाहे आपके अन्न के लिए हो, पैदा करने के लिए हो, आपके एक ही जीवन में क्षण क्षण है। और फिर आपके उसके बच्चों के दूध के लिए हो, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हो, ये तो आपके जीवन का हर क्षण ये चीज़ें हैं। तो इसको आप समझिए। और मैं कहता हूँ कि इन सरकार से जब तक, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक गाँव सरकार नहीं आएगी, इन महत्व चीज़ों का महत्व आपको नहीं बताएगी, इन चीज़ों का संचालन नहीं करेगी, ये जो नेता और अफसरों की जो सरकार चल रही है और जो पंचायतों को ये अपना विभाग की तरह चला रहा है, ये आपको समझाने वाले नहीं है इन चीज़ों के महत्व को। ये गांव सरकार के ही माध्यम से एक एक चीज़ का, जैसे मैंने कहा, इन प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा सिर्फ गांव सरकारी प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कर सकती है, उनकी उपयोगिता को एक एक घर तक पहुँचा सकती है, एक एक लोगों को उपयोगिता के लिए प्रेरित कर सकती है, एक एक लोगों को उसके प्राकृतिक संसाधनों के साथ जीने के लिए लोगों को उत्साहित और प्रोत्साहित कर सकती है, उनको समझा सकती है। और इससे न केवल उनका स्वास्थ्य ठीक होगा,
न तो उनकी संपन्नता ठीक होगी, उनके पास खूब पैसा भी आएगा, जितना इन सारी चीज़ों से आय का स्रोत बढ़ेगा और पूरा ये गांव जो है एक पुनर्जीवित होगा। मैं ये गांव का पुनर्जीवित होगा। इसे जब गांव पुनर्जीवित होंगे तो आप देखिए इसी भारत में हर गांव एक संपन्न, स्वस्थ और खुशहाल गांव बनेगा। और जब गांव खुशहाल बनेगा तो देश खुशहाल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और ये इसलिए मैं इस बार को फिर आपको कहता हूँ कि प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत गंभीरता से चिंतन करिए। और ये प्राकृतिक संसाधनों का एकमात्र रक्षक गांव सरकार ही होगी। मैं और इसलिए गांव सरकार बनाने में जितना जल्दी हो सके अपना प्रयत्न करिए। हर तरह से आप हमारे साथ जुड़िए। और जुड़ने के साथ साथ एक बात और मैं कहूँगा आपको कि जो मैं YouTube पर ये मैं आप भेजता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि आप लोग इसको वो YouTube पे ये इसको सब्सक्राइब नहीं करते। YouTube का एक लिंक है जो व्हाट्सएप पर जैसे जाता है तो YouTube का लिंक है, जब आपको या फेसबुक पर भी है उसका लिंक है। अगर इस लिंक को आप सब्सक्राइब करेंगे तो अधिक से अधिक लोग YouTube पर इसको जब देखेंगे, जब अधिक से अधिक लोग समझेंगे तो इस बात को बहुत इसको जब तक हम पूरे देश के लोगों को नहीं समझा पाएंगे तब तक ये कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता है। तो बड़ा आंदोलन करने के लिए अधिक से अधिक जुड़ना है। अधिक से अधिक जुड़ने के लिए जो बात मैं कह रहा हूँ इसको सुनने की जरूरत है। इसमें जो बात कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, तब आप चिंतन करेंगे। जब चिंतन करेंगे तब धीरे धीरे उसेगी। लेकिन मैं एक बात कहूँ, आप निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि भारत का भविष्य गांव सरकार में ही है। गांव सरकार बनेगी तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा, तभी भारत की संपन्नता आएगी और तभी भारत दुनिया को कुछ देने लायक होगा। अभी तो भारत दुनिया को कुछ देने लायक नहीं है, सिवाय कि कहने को मीडिया वो दिखाते रहे, लेकिन देने की हैसियत में भारत कुछ नहीं है। जो ऐसी चीज़ कोई भारत दुनिया को नहीं दे सकता है जिसको कि लोग उसको पालन करके और अपने जीवन को बेहतर बनाए। लेकिन अब जैसे गाय है, भारत ने नहीं दिया, गाय ने दिया अपने महत्व को, अपने गुण को, कि अमेरिका और नीदरलैंड में गाय लेके लोग उसके ऊपर अपना, वो ये नहीं कहेंगे कि भारत ने दिया, तो वो कहेंगे गाय तो हर जगह मिलती, लेकिन वो लिया है भारत नहीं कहते। लेकिन जिस दिन गायों के लोग समझेगा, भारत ने प्राकृतिक संसाधनों को गाँव के लोग समझ जाएंगे, तब उनको कहना ही पड़ेगा कि जो कुछ हमें मिल रहा है भारत में। और यही भारत, इसी से भारत विश्व में अपना स्थान बता। इन नेताओं और दलालों और चमचों और अफसरों से भारत दुनिया में नहीं स्थापित हो पाएगा। और ना ये समझते हैं कि विज्ञान में किसी खोज से भारत स्थापित हो जाएगा। विज्ञान की खोज तो दुनिया भर में चलती रहेगी, लेकिन भारत की जो अपनी जो पहचान है, जो जिसको लाख हजारों साल से अध्ययन करके एक एक चीज़ जिन चीज़ों को उन्होंने निकाला है, उससे भारत दुनिया को मार्ग दिखाएगा। मशीन से भारत दुनिया को मार्ग नहीं दिखाएगा, तो बम से भारत नहीं बनाएगा। ये जो ये नेतागिरी और अफसरगिरी से आप भारत नहीं महान बनेगा। भारत महान बनेगा इन छोटे छोटे इन गाँवों से, जहाँ से ज्ञान का भंडार है, जहाँ से भारत में अथाह संपत्ति का सृजन होता है, उससे बनेगा। धन्यवाद।